So this we are revising. We are discussing the important formulas and important point of the chapter 2 unit and measurement. In the continuation of that, in the previous classes we have discussed up to point 27 use of the dimensional equation. This we have discussed. In this chapter mainly we are discussing the three uses of the dimensional analysis या dimensional equation. पहला यूज हमने देखा कि by using the dimensional equation we can convert a physical quantity from one system to the other system. मैंने सिस्टम आपको बता दिया था, हमने डिस्कस किया था, एफपीएस भी डिस्कस किया है, सीजीएस हमने डिस्कस किया है, एसआई यूनिट डिस्कस किया है, एमकेएस सिस्टम डिस्कस किया है. तो वी कैन कन्वर्ट लाइक इन एमकेएस अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो वी कैन कन्वर्ट इन सीजीएस सिस्टम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट. तो ये चीज कर सकते हैं. एंड फॉर दैट आई हैव डिस्कस्ड एक फार्मूला हमारा एक सिंपल सा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट is given by numerical value in the first system of unit into m1 upon m2. m1 is the mass in first system like in किलोग्राम में होगा. अगर m के सिस्टम फर्स्ट है और सीजीएस में बदलना है तो दिस विल बी इन किलोग्राम. m2 क्या होगा सेकेंड सिस्टम में, मतलब ये ग्राम में हो जाएगा. दिस पावर a b c a b c क्या है, दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट या व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द मास लेंथ एंड टाइम इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. उस फिजिकल क्वांटिटी में जो भी डायमेंशंस है m की, l की और a की, दैट इज a b c रेस्पेक्टिवली. l1 अपॉन l2, l1 इज द लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम अपॉन l2 इज लेंथ इन द सेकेंड सिस्टम पावर b. T1 time in the first system upon T2 time in the second system power C. तो from this formula we can convert it. ये हमने डिस्कस कर लिया था. सेकेंड हमने डिस्कस करना किया कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी. जो भी हमें सपोज दैट हमें दिया हुआ है F बराबर ma, अगर ये सही है कि नहीं है तो हाउ विल चेक दैट. इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है F का, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख लें. तो अगर डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे एंड बोथ हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल इक्वेशन, तो दैट विल बी द करेक्ट इक्वेशन. इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. सपोज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस अपॉन टी या डी अपॉन टी. ये सही है या नहीं है तो इसकी डायमेंशन लिखिए और इसकी डायमेंशन लिखिए. तो फ्रॉम दैट जैसे इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी पावर माइनस 1 वेलोसिटी की, इसकी क्या हो जाएगा एल अपॉन टी, ये भी हो जाएगा एल टी पावर माइनस 1. तो दिस इज करेक्ट. तो बोथ द साइड हैव द सेम डायमेंशन. तो ये हम चीज चेक कर सकते हैं. अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंट फिगर आपको प्रैक्टिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और इस चैप्टर में भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है. तो इसमें क्या होता है, द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलेबली प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन. इस बात को समझे कि सपोज दैट हमें मेजर किया है मीटर स्केल से जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. सपोज दैट किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं स्केल से जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और उससे हमने मेजर कर लिया है 5.6 सेंटीमीटर. क्लियर. अब 5.6 सेंटीमीटर में जो सी इसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. ये जो आपका डिजिट है 0.6, अगर ये मान लीजिए 0.5 से थोड़ा सा अगर आगे भी होता या 0.6 से थोड़ा सा अगर कम भी होता, इस बात को समझिए कि 0.5 और 0.6 के बीच में कुछ वैल्यू होंगे. 0.51 होता, 0.52 होता, 0.53 होगा, 0.54 होगा, 0.56 होगा, 57 होगा, 58 होगा, 59 तक हो सकता है. तो अगर सपोज दैट ये 5.67 अगर होता, 5.63 होता, ठीक, तो अगर ये 6 से ज्यादा, सॉरी ये 6 से अगर ज्यादा होता और ये 7 से कम होता, देन व्हाट विल राइट डाउन. सिर्फ हम यही तो लिखेंगे. तो ये 6 जो डिजिट है ये आपका अनसर्टेन डिजिट है.
ये तो फिक्स है, दिस इज क्लियर, ये तो हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा अनसर्टेन है। ये अगर 6.9 भी होता तब भी हम 0.6 ही लिखते, ठीक। अगर ये 5.6.2 होता तब भी हम वही लिखते। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो भी मेजर्ड वैल्यू होते हैं वो वैल्यू प्लस वन अनसर्टेन वैल्यू को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इन एनी क्वांटिटी ऑल द मेजर्ड वैल्यू प्लस वन अनसर्टेन वैल्यू, ओनली वन, इसके आगे का नहीं, ओनली वन अनसर्टेन वैल्यू इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अब हम इसके रूल पता करेंगे। रूल इज द इंपॉर्टेंट कि किस नंबर को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और किस नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट, किसी भी, जैसे आपने मेजर किया है 5.238 सेंटीमीटर, अब ये जितने भी सब नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? 4। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 5.02, ये दोनों क्या है? नॉन जीरो, बट उनके बीच में एक जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दो चीज आपने समझ लिया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं दैट ऑल आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरोज होते हैं विच लाइज बिटवीन टू नॉन जीरोज दैट आर सिग्निफिकेंट। अब आगे देखते हैं, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन understood decimal point are not significant, but such zeros are significant if they come from a measurement. इस बात को समझिए, all zeros to the right of a non-zero digit but left to an understood decimal point. Suppose that हम लिख रहे हैं 0.20.056, क्लियर। ये कह रहा है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ये चीज हम लिख लेते हैं 0.560, ठीक। ऑल जीरो, ये 2 जीरो याद है यार, और ये क्या है? नॉन जीरो के बाद में है, बट लेफ्ट टू द डेसिमल, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। या तो सिर्फ ऐसे लिख लें ये चीज, इसको आप ऐसा समझें 56.00, ये हो गया, नॉन डेसिमल के बाद में है और डेसिमल के अंडरस्टूड लेफ्ट ऑफ द ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो बट लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट सच जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट। इस बात को समझिए कि अगर वो जीरोज, ठीक, अगर वो जीरोज, ये सब जीरो जितने भी हैं, अगर, या तो हमेशा आप याद रखिए कि जीरोज अगर मेजरमेंट से आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो मेजरमेंट से सिर्फ प्लेस वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज किया गया है, डेसिमल वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज किया गया है, तो उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, क्लियर। All zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. ये देखिए 2 जीरो ज्यादा है, तो इसमें क्या है? All zeros to the right of a non-zero digit, ज्यादा non-zero digit, but to the left of a decimal point. ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट यहां लगा सकते हैं, लेफ्ट टू ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये आप समझिए कि जितने भी नॉन जीरो जीरोज वैल्यू होते हैं, मेन प्रॉब्लम हमारे जीरो के साथ होती है, तो जितने भी जीरोज होते हैं नॉन जीरो के बाद में होते हैं, तो दैट आर द सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। और ये लेफ्ट टू द डेसिमल, अगर यहाँ डेसिमल है तो इसके लेफ्ट में अगर है तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के राइट में जितने भी जीरोज होते हैं दैट आर द सिग्निफिकेंट नंबर। ये हो गया आपका अबाउट द, और कुछ हमारे पास पॉइंट है जीरोज के बारे में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है all zeros
टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे क्या है, हम ऐसे लिखते हैं 0.06, इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. यही कह रहे हैं कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, ये देखिए, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, यही हुआ ना, डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है. ठीक, आर नॉट सिग्निफिकेंट, इस जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे. मतलब सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इज आल्सो ए नॉट सिग्निफिकेंट. ये वाला भी जीरो, ये जीरो रखते हैं लिखने के लिए, ये भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट है और ये भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट जीरो होगा. लेफ्ट टू ए नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. क्लियर, ये चीज आपने समझ लिया. Now the number of significant figure does not depend on the system of unit. ये भी समझ लीजिए कि अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं 1 kg, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है. लेकिन अगर इसी को 1000 ग्राम अगर हमने लिख लिया, ठीक, 1000 ग्राम, तो ये क्या होगा, दिस विल बी द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सिस्टम हमने चेंज किया है. क्लियर, इसको ये अगर हम चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है कि 1 kg को अगर हम लिखते हैं 1000 ग्राम, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी द सेम. सिस्टम अगर हमने चेंज किया तो. लेकिन अगर ये हम अलग से मेजर कर लें तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अलग से अगर कोई वैल्यू लिखी है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी द सेम. तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे. क्लियर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 30. सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम और डिफरेंस ऑफ द नंबर. इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ नंबर विच आर विथ द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. इस बात को समझिए कि अगर दो नंबर को हमें जोड़ना है, सपोज दैट हमें जोड़ना है 2.25 और हमें जोड़ना है 3.567 को, ठीक, या तो सब्सट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस से इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो नंबर, अब मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इन प्लस और माइनस. इसके एडिशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसके सब्सट्रैक्शन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तो इसका क्या तरीका है, हम देखते हैं डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है. इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल नहीं देखना है. डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3. तो हम कितने वैल्यू तक रखेंगे, हम जब इसको ऐड करेंगे तो विल कीप दैट अप टू 2 डेसिमल. मिनिमम हम डेसिमल नंबर देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं. ठीक, आफ्टर डेसिमल प्लेस. देखिए, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द नंबर विथ द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसमें 2 हैं, तो हम कितना रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7, 6, 5, 11, और ये आपका हो जाएगा 2, 5, 7 और 8, और ये हो जाएगा 5. तो 5.817 है. तो इसको हम क्या रखेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक हमें रखना है रिजल्ट को, क्योंकि हमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2. अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो राउंड ऑफ का रूल आपको पता है कि जब हमारा ये 5 से ग्रेटर होता है तो वी विल ऐड दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 82. 5.82 विल बी दैट. तो इस तरह से समझे हमने. प्लस ये सेम रूल आपका माइनस में भी होगा, सब्सट्रैक्शन में भी होगा. अब आते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इन और क्वोशेंट में, डिवीजन में, कि डिवीजन और प्रोडक्ट में हम कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे. तो इसका रूल है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ नंबर विद द मिनिमम ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे. जैसे हमें करना है 2.2 में मल्टीप्लाई करना है 3.67 को, या डिवाइड करना है, तो हम जब रिजल्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन दैट हाउ मच नंबर ऑफ शुड बी देयर, कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए. तो हम मिनिमम जिसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है, जिस नंबर में, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2. जैसे हमें 2.5 में मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.0 होगा. लेकिन
अब इसमें डेसिमल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2.5 में 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो इसको कितना रखना चाहिए, रिजल्ट हमें लिखना चाहिए सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको सिर्फ हम लिखेंगे 5, विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग। ठीक, तो ये हो गया। तो 2 रूल हमेशा याद रखिएगा कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद में कितने डेसिमल हैं, डेसिमल होंगे, अगर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट तो वो मिनिमम हम रखते हैं, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशंट वी आर सर्चिंग कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं फाइनल रिजल्ट को। क्लियर? अब राउंड ऑफ रूल भी आप देख ले तो थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की जगह हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ के आपके ये रूल हैं कि इफ द नंबर टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जैसे मान लीजिए हमें करना है 2.64 को, तो ये हमें 1 डेसिमल प्लेस तक अगर लिखना है इसको, तो ये हमारा 4 को हमें हटाना है। तो जिस नंबर को अगर ड्रॉप करना है वो अगर 5 से लेस है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हटा देंगे और उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 2.6 ओनली। क्लियर? और सिंपल रूल कि अगर ये 2.67 होता, अगर ये जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ग्रेटर है, वो 5 से अगर ज्यादा है, तो हम क्या करते, इसको एक ऐड कर देते, 2.7 हो जाता है रिजल्ट। 2.67 को हम अगर 1 डेसिमल प्लेस तक अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो वे राइट डाउन 2.7, एक इसमें जोड़ दिया जाता है। मतलब जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, पहला तो रूल यही है कि जिस नंबर को ड्रॉप करना है उसको हम देखेंगे कि वो 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है। तो अगर 5 से लेस है तो वी विल नॉट चेंज द नंबर, अगर 5 से जाते हैं तो हम एक उसमें ऐड कर देंगे। थर्ड रूल है, अगर मान लीजिए 5 ही है, अगर हम जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2.65, अब जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वही 5 है तो हम क्या करेंगे, is 5 followed by non-zero digit then the preceding digit is increased by 1। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है 3 है ना, ये आपका 5 है, यहाँ हमें 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो हम इसी को देखेंगे। लेकिन इसके बाद के नंबर अगर नॉन जीरो हैं, 5 के बाद वाले का नंबर नॉन जीरो, अगर कुछ नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे, लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है नॉन जीरो है तो वी विल एड दिस, इसको 2.7 ही लिखेंगे। ठीक, 5 के केस में क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं और अगर प्रीसीडिंग द नंबर इज और देन द if the digit to be dropped is 5 then the preceding digit is left unchanged if it is even। क्लियर? कि अगर मान लीजिए हमारा ये जो इवन अगर है तो विल लीव इट, इधर का देखें, ये तो हो गया कि अगर डेसिमल के बाद, इस बात को समझिएगा कि अगर हमें 2.565 को अगर इसको ड्रॉप करना है तो हम इसके इधर का देखेंगे। अब इधर मान लीजिए कुछ नहीं है, तब हमें ये सोचना है कि ये क्या करेंगे। अदरवाइज इधर कुछ भी नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो डायरेक्ट इसको हटा करके इसमें +1 कर देना है। लेकिन इसके बाद अगर कुछ नहीं है इसमें, तब हमें सोचना है कि ये जो हम इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ये वाला अगर इवन होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लगे अगर यही ऑड होता तो हम इसको +1 कर देंगे, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2.56 ओनली, इधर कुछ नहीं है तो। लेकिन अगर यही 2.535 होता तो इसको हम क्या करते थे 2.54, क्योंकि ये आपका ऑड है। ये हमारे पास 5 रूल हैं हाउ टू राउंड ऑफ ए नंबर। इसको आप अच्छे से समझें कि अगर हमारा सबसे पहले तो जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसको ड्रॉप करना है, वो देखेंगे कि 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर 5 से स्मॉलर है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको हटा देना है, बाकी नंबर अनचेंज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही 5 से जाते हैं तो हमें उसको हटा देना है और उसके बाद वाले जो डिजिट है उसके प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली जिसके बाद उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें हम +1 कर देते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर मान लीजिए वो 5 हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो 5 हो गया तो उसके बाद के नंबर हम देखते हैं, अगर वो नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक, तो अगर नॉन जीरो डिजिट है तो हम डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे, कुछ नहीं सोचना है। अब मान लीजिए उधर 0 है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तब हम जिसको ड्रॉप 5 को हमने ड्रॉप किया, जो बढ़ाना है या घटाना है वो हम इवन और ऑड देखते हैं। ठीक, 5 से पहले जो नंबर है अगर वो ऑड है तो
तो हम +1 कर देंगे, और अगर वो इवन है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये 5 रूल आप याद रखिएगा इन केस ऑफ राउंड ऑफ ए नंबर। क्लियर? तो ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ लिया, और हाउ विल सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे पता करते हैं, किस जीरो को हम काउंट करते हैं, किस जीरो को काउंट नहीं करते हैं। देन व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हमने पढ़ लिया। राउंड ऑफ का रूल पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, पॉइंट 33। व्हाट इज द एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सपोज दैट जी का वैल्यू है 9.8, ठीक। अब हम मेजर कर रहे हैं, तो एक हमारे पास है 9.7, एक है 9.5, तो ये इस ट्रू वैल्यू के पास में कौन सा है, ये है ना, और ये ट्रू वैल्यू से दूर है, तो इस वैल्यू को कहेंगे कि दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। क्लियर? कि कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितने पास में है, ठीक। अब प्रिसिशन रेफर टू द रिजोल्यूशन ऑफ द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ये क्या होता है प्रिसिशन? दिस रिलेटेड टू द लिस्ट काउंट, मतलब अगर हम मेजर कर रहे हैं कोई भी क्वांटिटी, तो हम उसके कितने पास में हैं, ठीक। जैसे 9.7 है, 9.69 है, ठीक। तो ये चीजें जो होती हैं कि एक्यूरेसी प्रिसिशन का मतलब आप ये समझिएगा, जैसे ये हमारा है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये जो वैल्यू इसके पास में लिखे हैं, ठीक। ये आपका 2 वैल्यू है, तो ये क्या है, पास में है, मतलब प्रिसिशन एक्यूरेट है। लेकिन अगर ये देखिए, ये वैल्यू है और यहाँ पे हमने 2-3 मेजरमेंट किया, ठीक। ये इससे काफी दूर है, बट ये पूरे जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं ये एक दूसरे के पास में है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रिसिशियस रिजल्ट, ठीक। मतलब वो स्कैटरिंग जो रिजल्ट किया वो आपका पास में कम होनी चाहिए, एक दूसरे से मेजरमेंट फिक्स होना चाहिए, तो वो प्रिसिशन होता है। और एक्यूरेसी के मतलब आप कितने क्लोज हैं रिजल्ट के। प्रिसिशन होने का मतलब एक्यूरेसी से मतलब नहीं होता है उस रिजल्ट के, उसके ट्रू वैल्यू से मतलब नहीं होता है, ठीक। अब हम बात करें मेन इंपॉर्टेंट चीज, एरर इन ए मेजरमेंट। एरर कैसे होता है? सपोज दैट जी का वैल्यू आपका 9.8 स्टैंडर्ड दिया हुआ ट्रू वैल्यू, हम मेजर कर रहे हैं 9.4, तो आपका 0.5 की एरर हुई ना, इसी को बोलते हैं एरर। जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है और जो हमारा ट्रू वैल्यू होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट विल गिव द एरर इन ए मेजरमेंट। इसी से आपको एरर इन ए मेजरमेंट पता चलता है। तो व्हाट इज द एरर इन ए मेजरमेंट, इसको देख लेते हैं कि एरर इन ए मेजरमेंट क्या होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें वेट मेजर करना है और हमारा वेट है 5.6 kg, हमने मेजर किया 5.2 kg, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ दैट, तो इसमें 0.4 का डिफरेंस है, तो इसी को बोलते हैं एरर इन ए मेजरमेंट, ठीक। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लिमिट विद इन विच द ट्रू वैल्यू में लाई, ठीक। हमें पता चल जाता है कि कितना की एरर हो सकती है, व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू, या क्या एरर होती है। क्लियर? ये हमने एरर पढ़ लिया। अब हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो मेनी एरर वी हैव डन, उसमें हम वो डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, हम यहाँ पढ़ लेते हैं हाउ टू इलिमिनेट ए रैंडम एरर, ठीक। सिस्टमेटिक एरर हमने देखा था, कई सारी एरर देखी है, तो हम सिस्टमेटिक एरर जो होती हैं दैट कैन बी रिजॉल्व, दैट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो सब चीजें तो हम सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटर्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रैंडम एरर होती है, दैट कैन नॉट एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग द ऑपरेटर, बाय टेकिंग ए गुड ऑपरेटर्स, दैट वी कैन नॉट एलिमिनेट। तो उसका तरीका क्या है कि रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट ए रैंडम, हमेशा कोई रूल नहीं है, सिस्टम से नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है, ये कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। याद रखिएगा रैंडम एरर क्या होती है, जो रैंडमली किसी भी मेजरमेंट में अकर होती है, आपका डेवलप हो जाती है, एराइज होती है, ठीक। अब इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका होता है कि वी आर टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग और उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। इसीलिए जब भी ऑपरेटर करते हैं
तो आपको एक ही रीडिंग से आप चाहें तो उस पर टिक कर सकते हैं, बट टू इलिमिनेट द रैंडम एरर हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं एंड देन वी आर टेकिंग द मीन ऑफ दैट, उसका मीन वैल्यू लेते हैं, उसी को अर्थमेटिक कहते हैं कि जैसे हमने 5 वैल्यू लिया है उन सबको हम ऐड कर दें एंड देन डिवाइड विद द 5, तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो देन विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी उसको बोलते हैं या मीन वैल्यू भी बोला जाता है, तो मीन वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय दैट वे। तो रैंडम एरर को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल eliminate the random error, so for that we are taking so many observations, several observations we are taking and then taking the arithmetic mean of that, arithmetic mean उसका ले लेते हैं and we will find out the correct value। तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू a की पावर ऊपर बार लगाते हैं, तो मीन वैल्यू इज इक्वल टू सम, ये क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट लिया गया है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, n ऑब्जर्वेशन लिया गया डिवाइडेड विद द n, तो ये आपका हो जाएगा मीन वैल्यू, ठीक। और ये 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai, ये आपका सिंबल में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाई 5, 3 है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3 कर देंगे, ठीक। तो ऐसे n है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n कर लेंगे, तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू भी इसी को बोला जाता है कहीं कहीं। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, मतलब ये मीन वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लीजिए हमने a1 मेजर किया है और जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू हमारे मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये आया है 5.2 और a1 a2 कितना हो सकता है, मान लीजिए 5.1 हो, 5.0 हो, 5.6 हो, ये हमारे a1 a2 अलग अलग वैल्यू है और इसका जब हमने मीन निकाला तो ये 5.2 आया। तो इसमें से जब इसको घटाया जाए, इसको घटाया जाए, इसको घटाया जाए, ये घटाने हमेशा देखिए ये बड़ा है, बट इसको हम ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा a बराबर क्या होता है, a1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, a माइनस, ऐसे सिंबल यूज किया जाता है a1, ठीक। ये कहने का मतलब अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा देंगे और अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या है, a1 a2 a3 a4 an क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू क्या है, जो आपने अभी मीन वैल्यू निकाला है। तो मीन वैल्यू से जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू हैं उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू आर गेटिंग ए एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट वैल्यू। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर इन a1 कितना है, तो मीन वैल्यू माइनस a1, यहाँ सिंबल हम ऐसा यूज करते हैं। ऐसे यूज करने का मतलब क्या है कि अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाते हैं, अगर ये बड़ा है तो इसको घटाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मीन वैल्यू आया है 5.2 और हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 5.6, तो इसमें से 5.2 में से 5.6 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, लेकिन हम 5.6 में से 5.2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.4 लिखते हैं, ठीक। तो ये सिंबल यूज किया जाता है, जो बड़ा होता है उसी में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया सच एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा a1 हमने निकाल लिया, डेल्टा a2 निकालना है तो a मीन a एवरेज माइनस a2, डेल्टा an निकालना है तो a मीन या a एवरेज माइनस an, ठीक। दिस वैल्यू को बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजर, ठीक। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो ये हमने पढ़ लिया, एवरेज एरर हमने पढ़ा या मीन एरर पढ़ा, फिर एब्सोल्यूट एरर पढ़ा इन डिफरेंट वैल्यू। अब हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा है इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट रीडिंग, उसका हम मीन ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे डेल्टा a1 मॉड क्यों लगाया गया, इसका हमें पार्टी सपोज हमने सब्ट्रैक्ट किया और वो आया माइनस 0.2, तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम उसको 0.2 ही कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी आपको एब्सोल्यूट एरर आए हैं इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, उसका आप अर्थमेटिक मीन लीजिए। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्योंकि सबको हमें जोड़ देना है, डिवाइड विद दैट नंबर, कितने हैं। अगर n है तो मॉड ऑफ डेल्टा a1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन a1, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा an डिवाइडेड विथ n। इसको चाहे तो समेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस विल गिव द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको स्टेप्स आने चाहिए, इसमें फुल क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय
अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर कैसे पता करते हैं कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है और मीन वैल्यू है उनका डिफरेंस। अब इसके बाद हमारा है रिलेटिव एरर क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब अभी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर पता किया है और एवरेज वैल्यू पता किया है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्लियर कि डेल्टा ए बार ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, मीन एरर। ठीक, इन दोनों को रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, ये इंपॉर्टेंट है। और देन इफ यू मल्टीप्लाई विद द 100, इसी को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वी आर गेटिंग द एरर इन ए परसेंटेज। ठीक, ये हम एरर पता कर लेंगे। परसेंटेज एरर क्या होते हैं, मीन एरर को, रिलेटिव मीन एरर जो होती है, रिलेटिव एरर को जब हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं या मल्टीप्लाई विद द 100 तो वी आर गेटिंग ए परसेंटेज एरर। क्लियर, तो एरर को आपको कैलकुलेट करना है। सपोज दैट आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5। अब आपको पता करना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर। तो इसको कैलकुलेट करने के तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप उसका मीन निकालें, उसका मीन या एवरेज वैल्यू निकालें, मतलब उसको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 5 कर लें। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन निकालें, मतलब डेल्टा A1 बराबर A मीन माइनस A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 निकाल लें, डेल्टा A5 बराबर A मीन माइनस A5। अब इसका सब पॉजिटिव वैल्यू ले लें एंड डिवाइड विद द नंबर 5 से, वो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। देन डिवाइड विद द मीन एरर वी विल गेट द रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई विद द 100 तो देन वी विल गेट द परसेंटेज एरर। ये स्टेप्स आपको 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एरर इन ए कॉम्बिनेशन। ये क्या है, एरर कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी का हमने सम किया है, सपोज दैट एक में आपका 0.2 की एरर है डेल्टा ए को मेजर करने में, बी को हमने मेजर किया उसमें 0.5 की एरर आ गई। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ए प्लस बी अगर हम पता करेंगे तो उसमें कितनी एरर होगी। तो इसका सिंपल तरीका है, या तो ए माइनस बी भी करेंगे तो क्या होगा, हम इस एरर को डायरेक्टली जोड़ देते हैं कि 0.2 प्लस 0.5 ये कितना हो जाएगा 0.7। या तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या तो हम ऐड कर रहे हैं, ये हमेशा प्लस ही होता है। एरर को हम कभी सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर को हमेशा हम ऐड करते हैं, एरर को हमेशा हम जोड़ते ही हैं। ठीक, तो एरर विल बी एडेड देयर। हम A1 माइनस A2 भी कैलकुलेट करेंगे तभी हमारा एरर 0.7 ही होगा, और A1 प्लस A2 करेंगे देन एरर जो होगी वो 0.7 ही होगी। तो ये हो गया एरर कॉम्बिनेशन इन ए सम और ए डिफरेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट और कोसेंट वाला। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन टू क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड then the fractional error in the final result is the sum of the fractional error of the two quantity। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं कि अगर A में मान लीजिए 0.2 की एरर है, 0.5 की एरर B में है तो A B में कितनी एरर हो जाएगी या A अपन B में कितनी एरर, ये नहीं कि हम इसको जोड़ते हैं या तो इसको डिवाइड करते होता है कि इन दैट क्वांटिटी में फ्रैक्शनल जो एरर होती है, ये दोनों के लिए, ये कोसेंट के लिए भी है और डिवीजन के लिए है, ये डेल्टा A अपॉन डेल्टा Z अपॉन Z बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मतलब उसमें क्या होता है, सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर जो होता है, इट्स द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ही है, इज इक्वल टू द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन दैट मल्टीप्लाई और डिवाइडेड क्वांटिटी। क्लियर, इस चीज से हम पता कर लेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड। हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो वी विल फाइंड आउट कि सपोज दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो वी और आई में हमें कुछ दिया है एरर, तो आर में कितना होगा तो हम उसको लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, और इसको हम सॉल्व करके डेल्टा आर हम फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, कि कितना एरर, तो ये एरर हुआ। अब हम बात करते हैं पावर में कितनी एरर होगी कि सपोज दैट x पावर n कोई क्वांटिटी है तो पावर में एरर क्या होती है, दैट फ्रैक्शनल विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट। क्लियर, कि द फ्रैक्शनल एरर इन nth पावर ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। मतलब a बराबर मान लीजिए z बराबर a पावर n है, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, हम डायरेक्ट एरर नहीं कह रहे हैं, हम मीन एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन जेड। फ्रैक्शनल एरर का लिखने का तरीका होता है डेल्टा जेड अपन
जेड। फ्रैक्शनल एरर पी निकालना है तो डेल्टा पी अपन पी लिखेंगे। फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर आर निकालना है तो डेल्टा आर अपन आर लिखा जाता है। तो ये फ्रैक्शनल एरर होता है इज मल्टीप्लाई विद द n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। अगर पावर n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 2 है तो दैट फ्रैक्शनल एरर विल बी मल्टीप्लाई विद 2। पावर 3 है तो फ्रैक्शनल एरर विल बी मल्टीप्लाई बाई 3। ये रूल होता है यूजिंग इन दैट केसेस। अब हम बात करते हैं एक जनरल रूल। इसी को जो भी हमने अभी पढ़ा है इसको हम जनरल रूल में हम अप्लाई करेंगे। तो जनरल रूल में ये फार्मूला भी है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आगे पूछे जाते हैं, तो वो आप देख लें। व्हाट इज द जनरल रूल? पॉइंट 43। जनरल रूल क्या है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a पावर p b पावर q अपॉन c पावर r, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? तो हम इसको लिखते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z। ठीक, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। मैक्सिमम ही आप हमेशा याद रखिएगा, जब एरर की बात की जाए तो मैक्सिमम की ही बात की जाती है। बराबर कितना हो जाएगा? अब पहले हम देखेंगे इसको, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा p है a पावर p, तो हमारा p पावर मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा a अपॉन a हो गया, प्लस पावर q है तो q विल बी मल्टीप्लाइड डेल्टा b अपॉन b। अब प्लस पावर r है, ये देखिए डिवीजन में है लेकिन ये ऊपर हम लिखते हैं प्लस में, प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c। फ्रैक्शनल एरर ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्लियर? अब इसी को जब परसेंटेज एरर पता करना है कि जेड में कितना परसेंटेज एरर होगा तो विल मल्टीप्लाई विद 100, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दें और वी विल गेट द रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे समझिएगा कि रिक्वायर्ड एरर परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू पी डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस q डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस r डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक, अब इसी को समराइज किया गया है। एक जो भी आपने पढ़ा इसको एक टेबल में समराइज किया जाता है। इसको आप देखना है तो देख लें कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, उसका सम करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? दैट विल बी आल्सो एडेड। सब्सट्रैक्शन है तब भी एड होता है, दोनों में सेम रूल है। ठीक, रिलेटिव एरर निकालना होता है तो क्या होता है? एरर इन जेड तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए प्लस बी। जेड का वैल्यू यही होगा। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ओनली मल्टीप्लाई विद द 100। डिफरेंस में सेम रूल विल बी देयर, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ए क्रॉस बी है, ए इंटू बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए डेल्टा, ये एब्सोल्यूट एरर है, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। और अगर रिलेटिव एरर की बात करें तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली डिवीजन में आपका ये रूल हो जाएगा। पावर अगर n है तो मल्टीप्लाई विद द n। ठीक, और रूट में अगर है तो 1 अपॉन n होगा। मीन्स पावर तो यही चीज है कि 1 अपॉन n है तो हम n की जगह 1 अपॉन n लिख लेंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज आपको इतना सफिशिएंट है, वो चीज आपको आनी चाहिए। तो दिस इज होल अबाउट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। I have discussed all the important point, all the important constant properly. You again see the video, again listen all the explanation carefully, and then you try to solve the numericals which are asked in the exams, which are asked in the different competitive examination, and which are important for